कितने लोग ऐसे हैं जो आंसर राइटिंग नहीं करके लाए हैं? आंसर राइटिंग नहीं करके लाए। आज सभी लोग आंसर राइटिंग कर लाए हैं। अच्छा, जो टेस्ट वाले थे लोग कल बोला था कि आप लोग आंसर राइटिंग करके लाएंगे बची हुई, तो कितने लोग हैं जो करके ले आए हैं? सब कर लाए हैं। अच्छा, कितने लोग हैं जो नहीं करके लाए हैं? बेटा मुझे पता था कि तुम नहीं करके लाओगे, नहीं, मुझे पूर्ण विश्वास है आप पे। तो कितने कितने किए उसमें से? एक भी नहीं किया ना? 5 हो गए। देखो जरा। हाँ, तो फिर क्या जाओ जाके ले आओगे। हवा में बातें ना किया करो। 5 हो गए, बाकी सब लोग कर लिए ना पूरे पूरे। हाँ? इनका पेमेंट लेना कि वो इनको सुधारना पड़ेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। तो कल क्या पढ़ रहे थे? हुंडी का बट्टा करना, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स, ठीक है। तो रिवीजन तो आप लोगों ने कर ही लिया होगा। डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स, हुंडी का बट्टाकरण। हुंडी के बट्टाकरण में हमने पढ़ा था प्रतिभूति, सिक्योरिटी, ठीक है। सिक्योरिटी कितने प्रकार की होती है? प्रतिभूति सिक्योरिटी 2 प्रकार की। कौन कौन सी? अंश प्रतिभूति और ऋण प्रतिभूति। शेयर सिक्योरिटी एंड डेबिट सिक्योरिटी। अंश प्रतिभूति के भी 2 टाइप्स थे। कौन कौन से? अधिमानी अंश प्रतिभूति और समानी। सामान्य नहीं, समानी, ठीक है। ऋण प्रतिभूति के भी 2 प्रकार थे। कौन कौन से? कारोबारी ऋण प्रतिभूति और दूसरा सरकारी ऋण प्रतिभूति, ठीक है। कल आपको बताया था प्रतिभूति के बारे में। तो प्रतिभूति क्या होती है फिर से बताएंगे, ठीक है। मुदित आप बताएंगे? हाँ आप बताएंगे। जिसका भैंस को विक्रय कर दो, भैंस प्रतिभूति हो जाएगी। क्या रहता है? एक ऐसा प्रमाण पत्र जिसके विक्रय द्वारा धनराशि एकत्रित की जाए, ठीक है। और वित्तीय प्रतिभूति प्रतिभूति कहलाती है, ठीक। बैठ जाओ भाई। अंश प्रतिभूति शेयर सिक्योरिटी क्या होती है, कैसे डिफाइन करेंगे इसको बताएंगे, प्रीति बताएंगे। बेटा विक्रय क्रेता के द्वारा, विक्रय का क्रेता के द्वारा हो जाएगा, फिर वो क्रेता क्यों रहेगा? तो विक्रेता हो जाएगा ना। एक ऐसी प्रतिभूति जिसका विक्रय कंपनी द्वारा किया जाए और क्रेता को कंपनी के स्वामित्व में एक निश्चित अंश प्राप्त हो, उसे अंश प्रतिभूति कहते हैं। आप लोग नाम से भी उसको डिफाइन नहीं कर पाते हो। शेयर सिक्योरिटी, शेयर मतलब हिस्सेदारी, अंश अंश प्रतिभूति, अंश का तो मतलब समझो करो कि यदि कोई कंपनी अपनी प्रतिभूति का विक्रय करती है, सिक्योरिटी का सेल करती है, बेचती है उसको, तो जो खरीदेगा उसका कंपनी में एक निश्चित स्वामित्व दो कि नहीं? तो वही क्या हो जाएगा? अंश प्रतिभूति हो जाएगा। अंश प्रतिभूति के भी 2 टाइप्स थे। बेटा बताएंगे कैसे बताएंगे? 2 कौन कौन से टाइप्स थे? अंश प्रतिभूति के 2 प्रकार। प्रतिभूति
सिक्योरिटी, ठीक है। प्रतिभूति समझ लेता हमने। प्रतिभूति में भी हमने अंश प्रतिभूति, शेयर, सिक्योरिटी, ठीक है। अब शेयर सिक्योरिटी में भी एक क्या था, अधिमानी अंश प्रतिभूति, प्रेफरेंस शेयर सिक्योरिटी। बैठ दो बेटा, बैठ दो। और दूसरा समानी अंश प्रतिभूति, इक्विटी शेयर सिक्योरिटी। इक्विटी शेयर सिक्योरिटी, ठीक है, यही पढ़ने थे ना। अब प्रेफरेंस शेयर सिक्योरिटी और इक्विटी शेयर सिक्योरिटी होती क्या है, इनको एक साथ पढ़ लेंगे, दोनों का तुलनात्मक वर्णन भी हो जाएगा, ठीक है। और एक टेबल बनाकर अगर उसको पढ़ लेंगे, समझ लेंगे तो आसान रहेगा, ठीक है। अगर मोटे तौर पे बताएं तो अधिमानी अंश प्रतिभूति का मतलब ये होता है कि इसकी जो प्रेफरेंस शेयर हैं, जो अधिमानी अंश प्रतिभूति हैं, कि संस्थापक कंपनियों या स्वामी जो होते हैं, कंपनी के संस्थापक या स्वामी होते हैं, या फिर जो रणनीतिक होते हैं कंपनी के, ठीक है, उनको साझेदारी दी जाती है। अधिमानी अंश प्रतिभूति में जो कंपनी के स्वामी होते हैं या कंपनी के जो जैसे सीए वगैरह नहीं होते, वो सारे कानून नियम बताते हैं, ठीक है, तो उनको रणनीतिक बोल लीजिए कि रणनीतिक व्यक्ति हैं, साझेदार हैं, उनको ये सिंपल भाषा में समझ लीजिए कि जो कंपनी के स्वामी या कंपनी के जो रणनीतिक साझेदार होते हैं, उनको दी जाने वाली प्रतिभूति अधिमानी अंश प्रतिभूति कहलाती है, ठीक है। ये आम निवेशकों को नहीं दी जाती है, अधिमानी अंश प्रतिभूति आम निवेशकों को नहीं दी जाती है, लेकिन जिनको दी जाती है अगर आपसे पूछे तो, हाँ, कंपनी के संस्थापक या स्थापक स्वामियों एवं रणनीतिक साझेदारों को। जैसे मान लीजिए आपने और आपके साथियों ने मिलकर कंपनी खोली, ठीक है, तो आपने मान लीजिए उसमें 50% लगाया पैसा, और आपके दो साथियों ने जो है, एक ने 30 एक ने 20 लगाया, ठीक है। तो जिस अमाउंट का आपने इन्वेस्ट किया, जितने इतने परसेंट आपने लगाया, तो उतने परसेंट जो है आपको शेयर मिलेगा कि नहीं मिलना चाहिए, तो वही तो शेयर है, उसी शेयर की बात कर रहे हैं। तो प्रेफरेंस शेयर सिक्योरिटी में क्या होता है, ये कंपनी के स्थापक हों, ये किसको दिए जाते हैं, स्थापक को, स्वामियों को, या फिर आप कह सकते हैं रणनीतिक साझेदारियों को, ठीक है, रणनीतिक साझेदारियों को। आम निवेशकों को नहीं। अब समानी अंश प्रतिभूति की बात करें तो इसमें क्या होता है कि इसमें जो शेयर होता है वो संस्थापक को भी मिलता है, स्वामी को भी मिलता है, रणनीतिक साझेदारों को भी मिलता है, और आम निवेशकों को भी मिलता है,
आम निवेशकों को मिलता है। जैसे मान लें 3 व्यक्तियों ने शुरुआत की एक कंपनी की, एक ने 50% की हिस्सेदारी रखी, एक ने 30 की और एक ने 20 की। अब क्या, इन 3 व्यक्तियों को और भी आवश्यकता पड़ी पैसे की, तो इन्होंने अपने कंपनी के शेयर बेच दिए। ठीक है, कि हमारी कंपनी के 10% शेयर हम बेचते हैं, तो 10% शेयर में वो 10 व्यक्ति और आ गए कि ठीक भैया हम जो है 1-1% आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। तो जो उन 10 व्यक्तियों को, उन 3 से अलग जो है 10 व्यक्तियों को फिर पैसा देना पड़ेगा कि नहीं? तो जो सामान्य अंश प्रतिभूति है उसमें क्या है, उन 10 व्यक्तियों को तो मिलेगा ही पैसा, साथ ही साथ जो है संस्थापक स्वामियों और रणनीतिक साझेदारों को मिलेगा। आगे देख लेंगे कि अब पैसा, वो कौन सा पैसा मिलेगा? जो कंपनी लाभ अर्जित करेगी, जो कंपनी लाभ अर्जित करेगी उसमें तो स्थापक स्वामियों और रणनीतिकों को तो मिलेगा ही पैसा, और लाभ के बाद में, मतलब कहने का मतलब है इन लोगों को मिलने के बाद में बाकी शेष अगर लाभ बचता है तो जिस अनुपात में उन 10 लोगों ने हिस्सेदारी की थी उस लाभ को उन व्यक्तियों को बांट दिया जाएगा। कहने का मतलब यह है कि प्राथमिक अधिकार जो होता है वो अधिमानी अंश प्रतिभूतियों वालों का होता है, न कि सामान्य अंश प्रतिभूति वालों का। ठीक है, और जो कंपनी के संचालन के मंडल की बात आती है कि जैसे कंपनी के सीईओ वगैरह होते हैं, इनको अगर या टीम को चुनने की बात आती है, संचालन की बात आती है, तो उसमें जो है अधिमानी अंश प्रतिभूति वाले हिस्सा नहीं लेते हैं, वोट नहीं डालते हैं। उसमें जो हिस्सा लेते हैं वो सामान्य अंश प्रतिभूति वाले लेते हैं। तो वोट डालने का अधिकार किनका है? वो सामान्य अंश प्रतिभूति वाले। तो सामान्य में आया, सामान्य में। ठीक है, तो इसको एक टेबल बना करके डिफाइन कर लेंगे। ठीक, इतना ये लिखा था ना, भी लिखा कोई दिक्कत नहीं, लिखा जाएगा, सिनॉप्सिस से काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो एक तरफ लिख लेंगे प्रेफरेंस शेयर सिक्योरिटी अधिमानी अंश प्रतिभूति। और दूसरी तरफ लिख लेंगे इक्विटी शेयर सिक्योरिटी सामान्य अंश प्रतिभूति। तो प्रेफरेंस शेयर की अगर बात करें तो प्रेफरेंस शेयर वो कंपनी के स्थापक किस किस को दिया जाता है? प्रेफरेंस शेयर जो है वो
कंपनी के स्थापक, स्वामियों एवं रणनीतिक साझेदारियों को दिया जाता है। किसको नहीं दिया जाता? आम निवेशकों को नहीं दिया जाता। ठीक है। वहीं अगर बात करें इक्विटी शेयर सिक्योरिटी की, तो आप इसको कैसे डिफाइन करोगे? इक्विटी शेयर सिक्योरिटी जो है, इक्विटी शेयर जो है सबको दिया जा सकता है। सबको दिया जाने का मतलब क्या है? अर्थात वो किसको? स्थापक को भी, स्वामियों को भी, रणनीतिक साझेदारियों को भी, और किसको? एवं आम निवेशकों को। एवं आम निवेशकों को भी। अब दूसरी बात कर लेंगे, दूसरे पॉइंट पे आएंगे। तो जो प्रेफरेंस शेयर धारक होते हैं, जिनके पास प्रेफरेंस शेयर हैं, तो उनको कंपनी के द्वारा अर्जित लाभ, जो कंपनी ने लाभ अर्जित किया, उसमें लाभ लेने का प्राथमिक अधिकार होता है। समझे? और यही अधिकार क्या होता है? अधिमानी अधिकार कहलाता है। यही क्या होता है? अधिमानी अधिकार कहलाता है। इसको लिख लेंगे अलग से, इसमें नहीं लिखाऊंगा, मुंह देखना है तो लिखा भी दूंगा। चलो, तो प्रेफरेंस शेयर, हाँ तो देखते कि लिखाई दीजिए, लिखा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। प्रेफरेंस शेयर धारकों को क्या होगा? कंपनी द्वारा अर्जित लाभ में लाभांश प्राप्त करने का प्राथमिक अधिकार। प्रेफरेंस शेयर धारकों को कंपनी द्वारा अर्जित लाभ में लाभांश का प्राथमिक अधिकार होता है। क्या होता है? प्राथमिक अधिकार होता है। लाभांश का मतलब लाभांश प्राप्त करने का। ठीक है, और क्लियर करो, लाभांश प्राप्ति का प्राथमिक अधिकार होता है। और इस प्राथमिक अधिकार को क्या बोलते हैं? अधिमानी। या आप कह सकते हो
कि प्राथमिक अधिकार या अधिमानी अधिकार मिलता है, होता है। इसी को क्या बोलते हैं? इसी को या अधिमानी अधिकार होता है। अर्थात प्राथमिक अधिकार या अधिमानी अधिकार होता है। ठीक है, और बात कर लें इक्विटी शेयर धारकों की, तो इसमें क्या होगा? इक्विटी शेयर धारकों को कंपनी द्वारा अर्जित लाभ में से बचा कुछा, हाँ, या अवशिष्ट लाभ मिलता है। बचा कुछा या अवशिष्ट लाभ मिलता है। हाँ, ऐसा तो नहीं है, अगर कंपनी ग्रो करेगी तो मिलेगा, और ग्रो ही नहीं कर रही, इसलिए जो इन्वेस्टर होते हैं तो कोई गारंटी नहीं होती है। आप इन्वेस्ट करोगे तो अपने रिस्क पे करोगे, ठीक है। जो निवेशक होते हैं तो लिख के नहीं देते, हाँ हिस्सेदारी आपको मिल जाएगी, आप बताइए कितनी रॉयल्टी चाहते हैं, इतनी। तो जो कंपनी अगर ग्रो करेगी तो मिलेगा, और ग्रो नहीं करेगी तो नहीं मिलेगा, है? ऐसा कुछ नहीं है। जो निवेश करते हैं उनके पास जो है पैसा होता है, छोटी मोटी रकम की वो बात नहीं करते। जिनके तेल के कुएं हैं, और जो सिलिकॉन वैली, जो आपने नाम सुना होगा, सिलिकॉन वैली का जो एरिया है वो इसीलिए दुनिया में जाना जाता है कि वहां पे इन्वेस्टर की भरमार है, पैसा बहुत है। सर बचा कुछ बताया था ना कि पहले जो है किसका अधिकार है? वो प्रेफरेंस शेयर धारकों का। अरे यार कैसे मिलेगा जब होगा नहीं पैसा, तो कहाँ मिलेगा? जेब में खींच के लाओगे क्या? बताइए, जब कंपनी के पास पैसा नहीं होगा तो कहां से देगी कंपनी? जितना मिला उतना रखिए, हाँ अगर होगा तो मिलेगा, पूरा एक्स्ट्रा मिलेगा नहीं, ठीक है। तो ये चीज है। अब बात कर लेंगे कि जो वोट डालने का अधिकार है वो किसको है। वोट डालने का मतलब वो नहीं कि विधानसभा या लोकसभा में वोट डालेंगे या ग्राम पंचायत में वोट डालेंगे, जो कंपनी के संचालन मंडल को चुनने का अधिकार है, ठीक है। जो कंपनी के संचालन मंडल को चुनने का अधिकार है। तो अब बात करेंगे, अगर प्रेफरेंस शेयरधारकों की बात करें तो इनको जो है कंपनी के निदेशक या संचालन मंडल को या उसकी बैठक में वोट डालने का अधिकार नहीं है, ठीक है। वोट डालने का अधिकार किसका है? वो समानी अंशधारकों का है, इक्विटी शेयर धारकों का है, ठीक है। तो इसमें आप लिख लेंगे प्रेफरेंस शेयर धारकों को कंपनी के संचालन या निदेशक मंडल की बैठकों में
मत डालने का अधिकार नहीं है। अधिकार नहीं है या अधिकार नहीं मिलता है। जबकि इक्विटी शेयरधारकों को अगर बात करें, इक्विटी शेयर होल्डर्स को, धारकों को कंपनी के संचालन या निदेशक मंडल की बैठकों में मत डालने का अधिकार मिलता है। मत डालने मतलब वोट, ठीक है, वोट डालने का। मत से ही मतलब कि बैठकों में मत डालने का अधिकार मिलता है। मत का मतलब पता नहीं क्या। तो ये क्या था, शेयर सिक्योरिटी के दोनों टाइप्स पढ़ लिए आपने, ठीक है, एक साथ दोनों। कंपैरेटिव स्टडी हो गया। क्लियर हुआ? अब आपसे कोई पूछ ले कि भाई ये बताइए कि जो कंपनी अगर लाभ अर्जित करती है और उस लाभ अर्जित करने में लाभांश की प्राथमिकता किन शेयर होल्डर्स को दी जाएगी? तो आप क्या बताएंगे? अधिमानी अंश धारकों को, ठीक है। प्रतिभूति और धारकों का मतलब अंतर नहीं समझ रहे क्या? प्रतिभूति मतलब एक कागजात होता है, ठीक है, हाँ। तो इसमें अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि ये बताइए कि जो कंपनी के निदेशक मंडल की बैठक में या संचालन को की बैठक में वोट डालने का अधिकार दिया जाए तो किस शेयर होल्डर्स को दिया जाता है? इक्विटी शेयर होल्डर्स को, ठीक है। तो क्लियर है कि नहीं? साफ कर दें इसको, ठीक है। क्या बताओ? एबीसी शिपयार्ड के लिए पहले तुम तैयार हो जाओ। एबीसी शिपयार्ड, एबीसी शिपयार्ड। आप भी घोटाला करने के मूड में हो क्या? हाँ, कभी सोचो कि अब तो पूरा जो है अर्थशास्त्र को जो है समझ लिए, अब चाणक्य क्या कौटिल्य कोई जो है हमारे सामने है नहीं। तो बेटा ऐसा सोचना भी मत। पहली बात तो आपको लोन नहीं देगी सरकार, वो सरकार का नाम है बैंक। अब आगे क्या पढ़ेंगे? अंश प्रतिभूति के दोनों टाइप्स हो गए, ठीक। तो अंश प्रतिभूति समाप्त। अब दूसरा क्या था? प्रतिभूति का दूसरा क्या था? ऋण प्रतिभूति। दूसरा भाग क्या था? ऋण प्रतिभूति, डेबिट सिक्योरिटी,
ऋण प्रतिभूति। अब ऋण प्रतिभूति को कैसे डिफाइन करोगे? ऋण प्रतिभूति का मतलब ये होता है कि किसी या एक ऐसी प्रतिभूति जिसको जो है, जिसका विक्रय जो है किसी प्राइवेट फैक्ट्री, प्राइवेट संस्था या किसी कारोबारी संस्था या फिर इसके अतिरिक्त सरकारी संस्थाएं भी, या इसके अतिरिक्त सरकारी संस्थाएं भी इसका क्रय कर सकती हैं।